चो सर सर आप लोग इतने दिनों बाद मिल रहे हो। मैं ऐसे कोने में बैठ करके रो रहा था। आज का वीडियो स्पेशली फाउंडेशन वालों के लिए है। आई नो फाउंडेशन वालों की लगी पड़ी है। सर इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता, साड़ी तो बैंड बजी पड़ी है। सर हमें क्या पता था एग्जाम का आते आते इतना प्रेशर आ जाएगा। पहले बहुत मस्ती की सर, बहुत टाइम पास किया, अब समझ में आ रहा है सिलेबस तो बहुत बड़ा है। सर अब कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे लिए बेस्ट अटेम्प्ट है। और सर मैं जैसे जैसे पढ़ते जा रहा हूँ सब कुछ पूछेगा पीछे का भूलते जा रहा हूँ सर। जैसे क्वेश्चन को देखता हूं एक आंसर सही नहीं बना पा रहा हूं। ब्ला 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 ब्ला। डन, हो गया, खत्म। इट्स जस्ट अ प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक बात समझो, आप ट्राई कर रहे थे, आप बिलीव कर रहे थे खुद के ऊपर एंड यू नो यू कैन डू इट, राइट। आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं आता। इट्स जस्ट दैट एग्जाम प्रेशर में ये चीजें होती है ना। ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम प्रेशर में ये चीजें होती है। और तुम अभी फाउंडेशन में हो, तुम बहुत छोटे भी हो इस चीज को समझने के लिए कि तुम एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। इस टाइम पे ये प्रेशर होना बहुत आम बात है। समझ में आ रहा है। जिसने इस बच्चे ने इस प्रेशर को बहुत अच्छे से होल्ड कर लिया वो इस एग्जाम को पास कर जाएगा। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं और हम सब आपके साथ है, बिल्कुल टेंशन मत लो। यस और नो, राइट। अब कुछ बातें एग्जाम से पहले अच्छे से समझ लो ताकि आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से दे पाओ। एंड देन हम लोग आगे के मोटिवेशन और आपके कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के ऊपर बात करेंगे, राइट। मैं हूं विजय सारडा, आपको सीए फाउंडेशन में ऑलरेडी मिल चुका हूं। सीए इंटर में मैं आपको डायरेक्ट एक्सेस में मिलूंगा और सीए फाइनल में मैं आपको डायरेक्ट एक्सेस में मिलूंगा। ये जो आपका सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट होने जा रहा है, इसके पहले बहुत अच्छी से कुछ बातें समझनी जरूरी है। पहला, आपके एग्जाम डेट्स ऑब्वियसली आपको पता होगा, मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि प्रेशर में ये गड़बड़ हो जाती है। पहला पेपर 16 को, सेकंड पेपर 18 को, थर्ड पेपर 20 को और फोर्थ पेपर 22 को। हर पेपर के बाद लगभग आपको 1.5 डे मिल रहा है, जिसकी प्लानिंग भी आपको बताऊंगा कि कैसे करनी है। तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और जो भी आपका दोस्त फाउंडेशन के अंदर में है उसको आगे बढ़ा देना। ध्यान से सुनिए, आपके 4 पेपर है, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, करेक्ट और नॉट। कितना टाइम मिलता है? बहुत से बच्चे मैंने देखा है एग्जाम प्रेशर में गड़बड़ कर देते। रिकॉल कर लीजिए, अकाउंट्स एंड लॉ यू विल गेट 3 3 आवर्स, वेर एज मैथ्स एंड इको यू विल जस्ट गेट 2 आवर्स। यू विल जस्ट गेट 2 आवर्स, आपको 3 3 आवर्स एमसीक्यू पेपर के लिए नहीं है। मोड ऑफ एग्जाम रिकॉल कर लेते हैं, अकाउंट्स एंड लॉ के लिए राइटिंग है, वेर एज मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए एमसीक्यू है। दिस इज ऑब्वियस, बस मैं प्रेशर अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूं। थर्ड, निगेटिव मार्किंग के लिए। अब देखिए मेरे भाई, अकाउंट्स एंड जो बिजनेस लॉ है आपका, यहां पे आपके निगेटिव मार्किंग्स नहीं होते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में आपके निगेटिव मार्किंग्स है। यू नो इट, राइट। एमसीक्यू में आपके निगेटिव मार्किंग्स है, इस बात को याद रखिएगा। वेल दैट गोज बाय कि अगर 3 आवर्स का पेपर है तो एग्जाम का टाइमिंग क्या होगा। अकाउंट्स एंड बिजनेस लॉ का जो टाइमिंग है 3 आवर्स है, इसका मतलब ये 2 से लेके 5 तक के है। आपका जो एग्जाम है वो 2 से 5 तक के है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि आपके एमसीक्यू पेपर का टाइमिंग्स क्या होगा। वो 2 से 4 ही रहने वाला है। पॉइंट टू बी नोटेड, पेपर से पहले 15 मिनट मिलते हैं, लेकिन ये हर पेपर के लिए नहीं मिलता है। सिर्फ अकाउंट्स और लॉ के अंदर में आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, जहां पे आपको पेपर पढ़ने का टाइम होता है। लेकिन ये टाइम आपको मैथ्स और इको के अंदर में नहीं मिलता। आपको ये पता नहीं था तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, राइट। एक्स्ट्रा मिनट सिर्फ अकाउंट्स और लॉ के लिए मिलता है। अब आते हैं अर्ली एग्जिट। सर पेपर में कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरे को छोड़ के जाना है, मैं एग्जाम हॉल में रहने नहीं चाहता, या सर प्रिपरेशन इतने अच्छे से हो गया था कि मैं एग्जाम हॉल जल्दी छोड़ने जाना चाहता हूँ। कोई ऑप्शन नहीं है। स्पेशली अकाउंट्स और लॉ में तो बिल्कुल भी नहीं है ऑप्शन। हाँ, क्यूटी और आपके इकोनॉमिक्स के अंदर में आपका अगर पेपर हो चुका है तो आप सबमिट करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये टेबल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ये सुनो, हालांकि इसकी फाइल मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, जो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहां से भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है मालिक? तो ये हो गई एक बात, ये हो गई एक बात। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। सर एमसीक्यू जो हमें फिल करना है वो कैसे फिल करना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एमसीक्यू जो आपको फिल करना है, वो जो ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, दैट हैज टू बी डन बाय अ ब्लैक पेन। और नीचे के जितने भी एमसीक्यू है ये आपको पेंसिल से लिखना है, एचबी की पेंसिल से लिखना है। तो आपको पेन और पेंसिल दोनों चीजें कैरी करनी है। डिटेल्स जो है वो पेन से लिखनी है और नीचे के एमसीक्यू जो है वो एचबी पेंसिल से लिखनी है, राइट। एमसीक्यू जो आपको सॉल्व करनी है। इसके बाद आता है आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या लेकर के जाना है। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम हॉल में आपको एग्जाम पैड लेकर के जाना है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 1, आपने पेन कैरी करने चाहिए 2 ब्लैक, और पेंसिल कैरी करनी चाहिए एटलीस्ट 3 से 4। शार्पनर एंड रबर आप प्लीज लेकर के जाइएगा।
ये जरूरी चीज है, वो आप लेकर के जाइएगा। कैलकुलेटर, बहुत सारे बच्चे एक गलती करेंगे कि वो थ्योरी पेपर में कैलकुलेटर नहीं लेके जाएंगे, नहीं, हमें लेके जाना है। एक असली सीए स्टूडेंट वही है जो थ्योरी पेपर के अंदर में भी कैलकुलेटर लेकर के जाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा और लॉ में भी काम आएगा। एंड लास्ट है वाटर बॉटल, क्योंकि क्या है, जो एग्जामिनेशन सेंटर है पूरे इंडिया में वो कई जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे पानी अच्छा नहीं भी हो सकता। हम इस टाइम पे अपनी तबीयत खराब नहीं कर सकते, पानी लेके जाइए। इनफैक्ट पानी के अंदर में ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रॉल, जो आपको कोई भी मेडिकल में मिल जाएगा, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रॉल लेकर के जाइएगा पानी के अंदर में, ताकि आपको प्यास लगे, प्रेशर आए तो आप उस चीज को हैंडल कर सके बड़े आराम से। यस और नो? इसके बाद की अगर मैं आपको बात बता दूं, तो यहां से सर 3 दिन हमने किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं वो बता दो। तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब 3 दिन ही बचे हैं, इसको स्मार्टली बहुत अच्छे से यूज करना बाकी है। जहां तक मैं जानता हूं मैक्सिमम ऑफ बच्चों का क्लास हो चुका होगा। आई होप आपने 3 से 4 आरटीपी पढ़ लिया होगा, जो अपने रेगुलर लेक्चर में मैंने आपको हमेशा से बताया है, वो 3 से 4 आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। एटलीस्ट एमटीपी भी आपने 3 से 4 कर लिया होगा, उससे ज्यादा क्या है बहुत अच्छी बात है। और आपने एग्जाम पेपर भी 1 से 2 सॉल्व किए होंगे, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इतना किए होंगे। अभी भी अगर आपने नहीं किया तो मैं आपसे कहूंगा कि जो आईसीएआई के एक्चुअल पेपर्स है, उस एक्चुअल पेपर्स को तो एटलीस्ट आप देख के जाएं, सॉल्व करके जाएं। यहां से दिन आपने क्या यूटिलाइज करने हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो ऑलरेडी अकाउंट्स लेकर के बैठ गए होंगे। गलती है, यहीं पे आप बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर पाएंगे। देखिए, मैं बोल रहा हूं अकाउंट्स के दिन को मेजर टाइम दो, बट बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ो मत। उल्टा, अगर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करना है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स अभी भी एक साथ चलाने चाहिए। रैंकर स्पेसिफिकली यही काम करते हैं। सर तो वो क्या काम करते हैं, स्पेशली अलग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे आज के दिन छोड़ दीजिए, अगर कल से देखा जाए तो हमारे पास 3 दिन है बिफोर एग्जाम, बराबर है। मेरा अगर आप माने तो आपने क्या करना चाहिए, कल मैक्रो उठाना चाहिए, और मैक्रो के भी एक कैटेगरी टॉपिक उठाना चाहिए। जैसे वो चैप्टर नंबर 5 हो गया, बराबर है, उसके कंसेप्ट को फटाफट आपने रिवाइज करना चाहिए। अब जैसे अगर आप देखेंगे मनीष तडरेजा सर ने ऑलरेडी क्या किया है, मैक्रो का पूरा रिवीजन करवाया हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें वो डेट्स याद नहीं रहते, याद है आपको, फालतू फालतू डेट्स, फालतू फालतू फॉर्मूला, वो सब याद नहीं रहते। उसको उठा के एक बार रिकॉल करना चाहिए। आपके पास 2 घंटे, मान के चलो 2 घंटे बाद ही एग्जाम है, 2 घंटे में जैसे रिवाइज करोगे बस वैसे रिवाइज करना है, ठीक है। इसके बाद आता है मैथ्स, आपने 2 घंटे लेने चाहिए। इसमें आपने क्या करना चाहिए, राइट, जो आपके टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको एक बार क्या करना चाहिए, आपने देखना चाहिए, उसके एमसीक्यू आपने सॉल्व करना चाहिए। फिर आता है लॉ। देखो, सबसे ज्यादा फटेगी कहां पे पता है, तुम्हारी लॉ के अंदर में, और उसमें भी अगर अकाउंट्स का पेपर ही हार्ड आ गया तब तो लॉ में जाने की इच्छा ही नहीं होगी। हमें ऐसा नहीं करना है। आज भी लॉ को आपने होल्ड करना है, और अगले 3 दिन तक के 2-2 घंटे की लॉ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस होनी चाहिए, रीड नहीं, प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब एग्जैक्टली करना क्या है, जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखे, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के 2-3 क्वेश्चन उठा करके सॉल्व करो। फिर आपका सोगा हो गया, उसके 2-3 अच्छे क्वेश्चन जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए वो वापस से एक बार सॉल्व करके देखो। फिर आपका इको हो गया, तो माइक्रो या मैक्रो के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके देखो। तो राइटिंग प्रैक्टिस वाला पार्ट आपका होना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और 6 घंटा फिर आप अकाउंट्स को दीजिए, इससे आपकी एनर्जी पूरी बनी रहेगी। अब होता क्या है, अपन दिन भर अकाउंट्स लेकर के बैठते हैं, एक्चुअली दिन भर अकाउंट्स होता नहीं है। पर आपके दिमाग में 2 घंटे का अगर आराम टिक रहेगा कि मेरे को 2 घंटे ये पढ़ना है, 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 तो आप ऑटोमेटिकली प्रेशर में 6 से 7 घंटे डेडिकेटेडली अकाउंट्स के ऊपर देंगे। अकाउंट्स के पेपर के पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहला, आपको वर्किंग नोट्स हर जगह बनानी है। दूसरा, अगर आप कहीं पे भी जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं तो उसमें बीइंग एंड अदर चीजें जरूर लिखिए। तीसरा, आपको थियोरी भी लर्न करनी है, तो थियोरी भी आपको पता होनी चाहिए। थियोरी पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो थियोरी का भी आप थोड़ा सा रिवीजन करके जाइए। दिस विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन, बराबर है। 14 को आपने क्या करना चाहिए, मैक्रो की जगह आपने माइक्रो उठाना चाहिए। मैथ्स के जो आपके अदर टॉपिक है स्टार्ट्स वाले, वो आपने उठाना चाहिए। और लॉ का जो है कंपनी लॉ वाला पार्ट उठाना चाहिए, और ये रिवाइज करना चाहिए। अब देखिए, आपका थोड़ा सा इधर का पार्ट हुआ, थोड़ा सा इधर का पार्ट हुआ, और बचे हुए 6 घंटा हमने अकाउंट्स के लिए रखना चाहिए। मोर देन दैट, एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना चाहिए, अकाउंट्स का आपका मेजर पार्ट होना चाहिए। अब ये पूरा डे डेडिकेटेड अकाउंट्स के लिए होना चाहिए। फिर आपको क्या करना चाहिए, इसका आरटीपी और इसका पास्ट पेपर एक बार देख लेना चाहिए। यस और नो, राइट। कुछ बातें, एक बात हमेशा याद रखें कि फाउंडेशन के पेपर के अंदर में एग्जाम्शन नहीं मिलने वाला, राइट। तो जो एग्जाम्शन नाम का कंसेप्ट होता है वो नहीं होता, राइट। और क्या सर मैं एग्जाम हॉल के अंदर में लेट पहुंच सकता हूं क्या, मैं आपसे ये कहूंगा कि 15 तारीख जो है, दैट इज एग्जाम से एक दिन पहले, राइट, या जो भी आपके एग्जाम डेट होंगे उसके एक दिन पहले आप जानबूझ के क्या कीजिए, जाइए अपने जो एग्जाम सेंटर है उसका ऑरा लेकर के आइए, कहाँ है, क्या है, कैसा है, जरूर लेकर के आइए। कितना टाइम लगता है, अपने एग्जाम हॉल में थोड़ा सा जल्दी पहुंचिए।
लेट मत पहुंचिए, क्योंकि लेट अगर आप कर भी देते हैं तो मैक्सिमम 15 मिनट तक के लेट अलाउड है। 15 मिनट के बाद आपको एंट्री नहीं मिलने वाली। हमने कुछ पास्ट बच्चों को देखा है कि वो एग्जाम हॉल में ट्रैफिक के कारण लेट हो गए और उनका पूरा का पूरा अटेम्प्ट छूट गया। आपने ये नहीं करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेट अलाउड है पर 15 मिनट से ज्यादा का लेट अलाउड नहीं है। तो आपने पहले से ही वहां पे पहुंच जाना, जो प्रिपरेशन करनी है बाकी चीज करनी है वही करना। कुछ और बातें मैं आपको बता दूं, प्लीज टाइट कपड़े मत पहनना, पॉसिबली जितना लूज कपड़े पहन के जाओगे उतना अच्छा, क्योंकि कई एग्जाम सेंटर के ऊपर पंखे एटसेट्रा एटसेट्रा सारी चीजों की बहुत तकलीफ होती है, राइट। हो सकता है किसी को गर्मी ज्यादा लगे, इसीलिए लूज कपड़े रखिए। एक रुमाल प्लीज साथ में रखिएगा ताकि पसीने से ज्यादा आप तरबतर ना हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यस और नो। तो इतनी चीजें हैं जो आपको एग्जाम से पहले कर लेनी चाहिए। अब आते हैं कुछ और बातों के ऊपर। देखो अभी तुम्हारे मन में ना बहुत डाउट आएगा, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा आएगा कि यार मैं ये अटेम्प्ट दूं कि नहीं दूं। अच्छा एक काम करता हूं, एटलीस्ट अकाउंट्स का पेपर दे के आता हूं, अच्छा लगा तो मैं बाकी के पेपर भी दे दूंगा। दोस्त ये वो टाइम नहीं है जब तू अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दे। दोस्त ये वो टाइम नहीं है जो पिछले 6 महीने की मेहनत को तू ना वेस्ट कर दे। जो आएगा लड़, डर मत। समझ में आ रहा है तेरे को बात? लड़, डर के मत मर, लड़ के मर। हम महाराष्ट्र से आते हैं और हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की एक सीख दी गई है, पता है। इवन दो मैं महाराष्ट्र नहीं हूं पर मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूं, तो हमको एक सीख दी गई है, लड़ के मरना है, डर के नहीं मरना है। आपने जितनी मेहनत करी, आपको जितना पेपर आता है, आपने जाकर के उतना पेपर बना के आना है, अपनी पूरी एनर्जी लगाना है, ठीक है। लड़ करके अगर फेल भी हो गए तो एटलीस्ट तुम्हें खुद के ऊपर प्राउड होगा, खुद की नजरों में तुम नहीं गिरोगे। समझ आ रहा है बात? खुद की नजरों में नहीं गिरना है, इसके लिए लड़ना है। खुद को सेल्फ डाउट भी आएगा कि यार तुमने जो पढ़ लिया है सर, इसमें से कुछ भी याद नहीं आ रहा सर, मेरे को जेन्युइनली बोल रहा, कुछ भी याद नहीं आ रहा, जैसे जैसे पढ़ रहा हूं सब पीछे का भूलते जा रहा हूं। ये तुम्हारे साथ ही नहीं, ये हर CA CS CMA स्टूडेंट के साथ होता है। पर मैं तुमको एक बात बताऊं, वो एग्जाम का चेयर जो है ना, ये विक्रमादित्य जी का चेयर होता है, वहां पे बैठ के सब कुछ याद आता है। बिलीव मी, सब कुछ याद आता है। इनफैक्ट मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट जो लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको वो याद आएगा, हर टीचर की बोली हुई बात याद आएगी। ऐसा नहीं होता कि याद ना आए, है ना? बिल्कुल हो जाएगा सर। बट मेरे को अभी भी कुछ सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। इट्स ओके, जितना प्रिपेयर किया है ना उतने पे भी पेपर दिया जा सकता है, ठीक है। अब एग्जाम फॉर्म अगर भर चुके हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, स्पेशली पीछे हटने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। समझ आ रहा है क्या बात? तो एटलीस्ट तुम मेक श्योर करो कि अपना बहुत अच्छे से सब कुछ दे के आओ। सर मुझे एक बात बताइए, मैं अगर अकाउंट्स के पेपर में गया, राइट, मेरे हाथ कांपने लग गए, मेरे को पेपर देख करके कुछ नहीं समझ में आया, तो क्या करें? मैं आपको बताता हूं मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं आपको जेन्युइनली बताता हूं मेरे साथ ऐसा हुआ था। कौन से पेपर में हुआ था वो भी बताता हूं। मेरे साथ हुआ था मैथ्स के पेपर में। मैथ्स का पेपर, मेरे को मैथ्स से बहुत डर लगता था। अब मैथ्स का पेपर मैंने देखा, मेरे को मैथ्स के पेपर में कुछ नहीं समझ में आ रहा, बराबर है। और मेरा एक दोस्त था, उसका अकाउंट्स का पेपर ही बिगड़ गया था, वो रोना चालू कर दिया, वो बोले भाई मैं तो अकाउंट्स में कुछ नहीं बना के आया, क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने उसको पहले दिन समझाया था, बोला भाई देख ऐसा होगा, तू टेंशन मत ले, तूने तेरा पहला पेपर दे के आ गया ना, पेपर के बाद में डिस्कशन नहीं करना, किसी दोस्त से डिस्कशन नहीं करना, किसी टीचर के डिस्कशन को नहीं देखना। आप अपना पेपर दे के आ गए, चुपचाप क्या करो, अपने नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप अपना पेपर दे के आ गए, पहला पेपर कैसा भी गया हो, आपको दूसरे पेपर के लिए प्रिपेयर करना ही है। सर नहीं आने वाले 40 मार्क भी, चुपचाप दूसरे पेपर के लिए प्रिपेयर करो। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि बच्चे को लग रहा था कि उसको 40 नहीं आने वाले और उसने पेपर देना ही छोड़ दिया, अल्टीमेटली उसको 40+ मार्क्स आ गए। सपोज अगर अकाउंट्स के अंदर में या किसी भी पेपर के अंदर में तेरे को 40 भी आ गए, तेरे पास अगला पेपर है उसमें ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। समझ आ रहा है क्या बात? तो तेरे को ये नहीं करना है, तेरे को हर पेपर को चुपचाप दे करके आना है। हर पेपर दे के आने के बाद तेरे को किसी से डिस्कस नहीं करना, पेपर आया था तूने दिया चले गया। अब राइट हुआ रॉन्ग हुआ सही हुआ गलत हुआ इररेलेवेंट, तूने तेरा काम करना है। समझ में आ रहा है क्या बात? दूसरा एक और बात, सर ये जो फाउंडेशन का पेपर है, राइट, ये पेपर आने के बाद बहुत सारे टीचर्स जो होंगे ये यूट्यूब के ऊपर अपने ओपिनियंस डालेंगे पेपर के ऊपर। आपको उसको उस टाइम नहीं देखना, आपका पूरा पेपर खत्म होने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि आपने क्या करके आया क्या नहीं, क्योंकि ये शायद आपके व्यूज बदल सकते हैं नेक्स्ट पेपर के पहले। अपने को ये नहीं करना है बेटा। समझ में आ रहा है क्या बात? अच्छा सर मेरे को एक बात बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि हम पेपर के अंदर में बहुत अच्छा स्कोर कर दे, पेपर बहुत आसान आ जाए? देख बेटा, अगर पेपर बहुत ज़्यादा आसान आ जाए या पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाए ना, तेरे को शांति बनाए रखना है। ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो तेरे को नहीं समझ में आ रहे, अगर तेरे को वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा, टाइम वेस्ट मत कर। याद रख, जो तू पेपर राइटिंग वाला पेपर है दैट इज अकाउंट्स एंड लॉ, इसमें तेरे को टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ सकती, तो टाइम मैनेजमेंट का एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं।
देख 180 मिनट्स है तेरे हाथ में, 60 मिनट इंटू 3 आवर्स, 180 मिनट्स है तेरे हाथ में, और 100 मार्क का पेपर है, मतलब लॉजिकली 1.8 मिनट पर मार्क अवेलेबल है। करेक्ट है कि नहीं? 1.8 मिनट पर मार्क अवेलेबल है। अगर 5 मार्क का एक क्वेश्चन हुआ, अज्यूम कर 5 मार्क का एक क्वेश्चन हुआ, तो 5 इंटू 1.8, लगभग तेरे पास 9 मिनट्स है उसको सॉल्व करने के लिए। राइट? दिमाग में बस एक घड़ी पास में रखना, लगभग लगभग 9 मिनट में तू उसको जितना सॉल्व कर रहा है उतना सॉल्व करना। देख, तेरे को मैक्सिमम ये ट्राई करना है कि तू पेपर को पूरा अचीव करके आए, है ना? अगर तू पेपर ही 80 का अचीव करके आता है तो तू ये नहीं बोल सकता कि मेरे को 40 तो आ ही जाएंगे। ये गलती मत करना, और ये अजम्पशन में भी मत रहना। फाउंडेशन के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना बेटा, ये बहुत बैंड बजा रहे हैं। रिजल्ट सिर्फ 14% से लेके 19% तक का है, अगर मैं पिछले 4 अटेम्प्ट की बात करूं तो यहां पे तेरे को इतना केयरफुल रहना जरूरी है, तू केयर फ्री नहीं हो सकता। समझ आ रहा है बात? तेरे को एक्सट्रीमली केयरफुल होकर के ये एग्जाम देना है। एक बात याद रखना है, इस एग्जाम को इस अप्रोच के साथ देखना है, इस विजन के साथ देखना है कि दोस्त मैं मेरा एग्जाम नहीं, मैं मेरा करियर लिखने जा रहा हूं। समझ आ रहा है? जब तक कि तुम अगर बच्चे जैसी सोच रखोगे ना, मैंने एग्जाम देखा, मैं तो बस एग्जाम को लिख करके आ जाऊंगा, बच्चे जैसी सोच नहीं रखते, तुम अपना करियर लिखने जा रहे हो। कईयों के मुंह पे मारने वाला तमाचा तुम आज लिख करके आ रहे हो। समझ आ रहा है बात? ये जो तुम अभी फेस कर रहे हो ना, जो एग्जाम का डर तुम अभी फेस कर रहे हो ना, ये तुमने नहीं, ये सब ने बेचेला है। जो जो इन कोर्सेज में थे, जो पास हुए फेल हुए डजेंट मैटर, पर ये डर हर एक को आया है ना? डर लगता है, बिल्कुल लगेगा, पर मेरे भाई जब तक के डर से ये लड़ेगा नहीं तू, तब तक के पास होने की गुंजाइश नहीं हो सकती। एक टाइम होगा, एक टाइम आएगा जब तू ना, याद है तेरे को 10th भी एक टाइम पे हार्ड लगा था, तेरे को 12th भी एक टाइम पे हार्ड लगा था। ये भी वही टाइम है जब तू इंटर में होगा ना अपने साथ, जब अपन इंटर की क्लासेस कर रहे होंगे ना, तो तू हंसेगा कि यार क्या ही था। समझ आ रहा है? तू हंसेगा यार ये क्या ही था, मजाक था क्या। सो भाई, यू नो आपको ये बात नहीं करनी है। समझ आ रहा है बात? ओके। एक बच्चा कह रहा है सर मेरी बहन हंस रही है, हंसने दे बेटा। जिस दिन तू बन जाएगा ना सीए, वो तेरे से पैसे मांगने आएगी, भीख मांगने आएगी, भाई पैसे दे दे। आज जिसको हंसना है हंसने दे। एक चीज तेरे को याद रखनी है, तेरे को अपने लिए मेहनत करनी है। बात समझ में आ रही है बात? ओके सर, एक और बात, एक और बात, सर हम कितने देर सोएं? कई बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि वो अपने स्लीप साइकिल की बैंड बजाते रहे। एग्जाम के अंदर में ये आपकी हेल्थ के ऊपर इशू डाल सकता है। आप मेक श्योर करिए आप 11 बजे 12 बजे के बाद न जगे, और सुबेरे 5-6 बजे उठ जाए, नहीं तो आप स्लीपी फील करेंगे, ये हमें नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको मेक श्योर करना है आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, पानी बहुत ज्यादा पीते जाइए, एंड अवॉइड एटलीस्ट इन एग्जाम के दिनों के अंदर में बाहर का खाना अवॉइड करें, एंड जंक फूड अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपको आलस ज्यादा जनरेट होता है। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे से हैक है, ये आपने फॉलो कर लेने चाहिए। और हाँ, एक बात याद रखो, मैं हूं साथ में। आप पास हो गए तो भी हूं, फेल हो गए तो भी हूं, मैं हूं साथ में, डरना नहीं है। राइट? सर पेपर अगर मेरे से फिनिश ही नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगी? ट्राई करना, तुम्हारे हाथ में सिर्फ ट्राई करना है। समझ आ रहा है क्या बात? तुम्हारे हाथ में मैक्स टू मैक्स क्या है? ट्राई करना है, तुम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो ट्राई तो करो 1.8 मिनट, 9 मिनट के बाद उसको छोड़ दो। ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आगे बढ़ो। जिन पेपर में आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं उसको बड़े स्मार्टली यूज करना। वो कैसे यूज करना है इस बात को समझना। हाउ टू यूज दैट 15 मिनट्स। पॉइंट नंबर 1, आपको क्या करना है, पहले 6 से 8 मिनट जो है, 6 से 8 मिनट सिर्फ पेपर को ऊपरा ऊपरी चेक करो कि कौन कौन से चैप्टर से आया है। पेंसिल से उसके ऊपर लिखना, पेन अलाउड नहीं है, पेंसिल से उसके ऊपर लिखना है कौन से चैप्टर से है। और रीडिंग थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए। अगले 3 दिन भी थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा। क्वेश्चन रीडिंग का प्रैक्टिस बहुत स्पीड होना चाहिए तुम्हारा, कि भैया इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, अच्छा ये उस एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, ये उधर से रिलेटेड है, ये उधर से रिलेटेड है। तुमको 6 से 8 मिनट के अंदर में पूरा पेपर रोल कर देना है। अगले 2 से 3 मिनट तुमको एक्चुअली लगाने हैं कि मैं कौन से क्वेश्चन को किसके बाद सॉल्व करूंगा, एंड ये तुमने चेंज नहीं करना है। तो तुमको तुम्हारा एक माइंड प्रिपेयर करना है, मैंने कौन से क्वेश्चन को किसके बाद लिखने वाला हूं। आते हैं अगले 4 मिनट, अगले 4 मिनट में से 2 मिनट, और ये सब टेंटेटिव है, हाँ एकदम ऐसा टाइम टू टाइम नहीं करना है, टेंटेटिव है। अगले 2 मिनट ना तुम्हारे को सबसे पहले पेपर के राइटिंग के बारे में दिमाग में रखना है। जैसे राइटिंग के बारे में दिमाग में रखना है मतलब एग्जैक्टली क्या, आपको दर्शन सर ने भी बताया होगा लॉ के टाइम पे, जैसे क्वेश्चन पेपर अगर ये है ना, तो आपने इस तरीके की स्केल मारने पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुरंत एंड में जब आपके पास टाइम बचेगा या आप कुछ सोच रहे होंगे तब ये कर देना। आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर में क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट बीच में लिखना है, ऐसे कोने में नहीं, क्योंकि पेपर के अंदर में वो जा सकता है। सप्लीमेंट अगर लगा रहे हो तो अच्छे से लगा करके आना।
गेटिंग द पॉइंट। सप्लीमेंट अगर लगा रहे हो तो अच्छे से लगा के आना। कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही वो पेज छोड़ दो, आगे बढ़ जाना। कुछ पेज रफ आप रख सकते हो, जैसे लास्ट पेज रफ के लिए आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है बात? बस ऊपर लिख देना रफ, और रफ के लिए आप यूज कर सकते हो किसी भी पेज को। फर्दर जैसे ही आप लिखेंगे, मान करके चलिए आपके पास हाइलाइटर तो होगा नहीं, पर एग्जामिनर को आपका आंसर अच्छा करने के लिए कोई सेक्शन नंबर आप श्योर हैं, या फिर आप कंक्लूजन के ऊपर श्योर है, तो आप उसके नीचे जिस पेन या पेंसिल से आप लिख रहे हैं उसी के नीचे आप अंडरलाइन करके आइए। दिस विल एनहांस योर गेम इन पासिंग द एग्जामिनेशन। यस और नो? राइट? तो आपको इतना करना चाहिए। अब सर मेरे को एक बात बताइए, सर हमने कितने घंटे अभी सोना चाहिए? देखिए लॉजिकली ना 12 से 14 घंटे अभी पढ़ना चाहिए, ये वो टाइम है जिसके लिए तुम वेट कर रहे थे। बट प्लीज मेक श्योर कि आप सिर्फ 4 घंटे सो रहे हो, आप सिर्फ 5 घंटे सो रहे हो, आप सिर्फ 6 घंटे सो रहे हो, नहीं। हर एक की बॉडी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए एटलीस्ट मिनिमम 6 घंटा आप सोइए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 आवर्स आपको सोना है। इस टाइम पे बचे हुए पूरा का पूरा चीजों को यूज करना है। यस सर, मैं नंबरिंग किसी भी तरीके से सॉल्व कर लूँ चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस सीक्वेंस में सॉल्व करना है बस ये अच्छे से लिखा होना चाहिए, बाकी सब चल जाएगा। ये अच्छे से लिखा होना चाहिए, बाकी सब चल जाएगा, कोई दिक्कत वाला मैटर नहीं है। आई यू गेटिंग द पॉइंट? राइट बच्चे, मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा हूं तेरा सीए इंटर के ऊपर। मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने मजे के साथ तेरे को फाउंडेशन पढ़ाया, मैं तेरे को उसी कॉन्सेप्ट के साथ उसी मजे के साथ तेरे को इंटर भी पढ़ाऊं। और एक बात याद रख, कोई हो नहीं हो, मैं इसके पहले भी बोला हूं, मैं तेरे साथ हूं। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को डेली मैसेज किया था, हमने डेली ट्रैक रिकॉर्ड को फॉलो किया है। आई एम श्योर उसने आपके बाय दिस टाइम तक की हेल्प जरूर की होगी, है ना? अब आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, उसको एड्रेस करेंगे, नहीं तो आप जाकर के पढ़ाई कीजिएगा। राइट मालिक? सर लॉ का पेपर लिखते टाइम विच पेन इज प्रेफरेबल? देखिए सर, आप जिससे कंफर्टेबल हो वो पेन को आप यूज कीजिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर पेन नहीं है। मैं पर्सनली, मेरी राइटिंग खराब थी इसीलिए इंक पेन यूज करता था, स्पेशली वो नहीं होता था ट्राइमैक्स वाला, तो ट्राइमैक्स वाला इंक पेन मैं यूज करता था। राइट सर? अभी एक और चीज जो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि कोई भी पेपर होने के बाद वो 1.5 डेज को हम किस तरीके से यूज करें। वो जो 1.5 डेज है, जैसे अकाउंट्स के आया और अकाउंट्स के आने के बाद 1.5 डेज मेरे को किसके लिए है? लॉ के लिए है। तो इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए? अब ध्यान से सुनना, आपका पेपर हुआ 5 बजे खत्म हुआ, आपके पास 6:30 बजे तक का टाइम है, फ्री हो जाओ, चाहे तो एक पावर नैप ले लो, चाहे तो एक पावर नैप ले लो। अब आपको क्या करना है, आपको उस दिन, जिस दिन आपका अकाउंट्स का पेपर खत्म हुआ, उस दिन लॉ का एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो भी खत्म करना है, प्लस इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ कोई भी एक छोटा एक्ट का रिवीजन करना है। बराबर है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा अच्छे से खत्म करना है, इसके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क किए थे वो देखना है, प्लस एक छोटा एक्ट खत्म करना है। अगले दिन ये आपका सबसे बढ़िया काम होता है। अगले दिन हर एक्ट के लिए मुझे ऐसा लगता है आपने 2.5 आवर्स डेलिकेट करने चाहिए, मिनिमम से मिनिमम, जहां पे 2.5 आवर्स के अंदर में आप बेसिकली पहले पूरा कंसेप्ट खत्म कर दें। जैसे कि दर्शन सर ने क्या किया हुआ है, पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, प्लस 100+ क्वेश्चन आंसर राइटिंग सॉल्व करवाई हुई है। आप इसको देख ले, इसको रिविजिट कर ले। राइट? और आप मेक श्योर करें कि आपका सिलेबस मैक्स टू मैक्स 5 से 6 बजे तक के खत्म हो चुका हो। आपने ट्राई करना है कैसे भी करके 5 से 6 बजे तक का ही टाइम है आपके पास, खत्म करना है। इसके बाद 6 से 7 आप 1 घंटा खुद को रिलैक्स करिए, म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुनिए, वॉट एवर, बस आपको रिलैक्स होना है, खाना पीना जो करना है। इसके बाद अगले 2 घंटे ना आपने पास्ट पेपर के ऊपर डालने चाहिए। पास्ट पेपर के अंदर में क्या आया था और उस पेपर को एक बार एनालाइज करना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि कल जो पेपर आने वाला है वो पेपर आने कैसा वाला है, किसके बाद कौन सा क्वेश्चन आता है, किसके बाद क्या आता है, ये स्ट्रैटेजी आपने रखनी चाहिए। एटलीस्ट 2 घंटे बचा हुआ आपने आरटीपी या मॉक टेस्ट पेपर जो आपने दिए होंगे उसके ऊपर डालना चाहिए, कि उसके अंदर में कोई अच्छे क्वेश्चंस थे तो वो क्वेश्चंस को एक बार आपने चेक करना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सेक्शन नंबर आपने तभी लिखना जब आप काम के हो। व्हेन इट कम्स टू इको, जो मेरा सब्जेक्ट है, मैथ्स में आने के बाद आपने सबसे पहला क्या करना चाहिए, मैक्रो को देना चाहिए। और मैक्रो का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 1 आपको मेक श्योर करना है आप उसी दिन खत्म कर लें। ठीक है? अगले दिन उठो, मेरा 6 घंटे का मैराथन है माइक्रो का, उतना कर लिया तो काम हो जाता। आई एम श्योर आप लोगों ने वो देख लिया होगा, नहीं तो मैं अभी पूरा का पूरा लिस्ट अपने ग्रुप के ऊपर डाल देता हूं। 6 घंटे का माइक्रो का मैराथन है, 6 घंटे के माइक्रो मैराथन में सब कुछ कवर है जो तुमने लिखा हुआ है, एवरी कंसेप्ट एवरी डिटेल इज कवर, तो उससे ज्यादा तुम्हारे को लगने नहीं वाला।
इसके बाद में मनीष सर ने मैक्रो का भी रिवीजन डाला हुआ है, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ये सब आपको 5 से 6 बजे तक के डन करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, अगेन वही कंसेप्ट, पास्ट पेपर किस तरीके से होता है, आरटीपी एमटीपी किस तरीके से होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, माइक्रो मैक्रो आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और उसको सबसे ज्यादा स्कोरिंग ही रखना है। तुमको 60+ लेके आना है, मतलब आना ही। यस और नो, राइट। सर क्या मैं कोई एमसीक्यू जो मैंने ऑलरेडी सर्कल कर दिया है मैं उसको इरेज करके दूसरा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसको इरेज कर देना, दूसरा कर देना। मेक श्योर करना कि इरेज अच्छे से करो, बस इतना ही करना, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। राइट, डन है बेटा। एक बात याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज एन एग्जाम नॉट योर लाइफ, है ना। आपके इसके पहले भी अटेम्प्ट हुआ होगा तो इट इज ओके, परफेक्टली ओके, कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला। एक आध अटेम्प्ट फेल भी हो जाते हो तो कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला। बट हाल फिलहाल में निगेटिविटी से दूर रहो। ऐसे लोग जो तुम्हारे निगेटिव करते हैं, ऐसे लोग जो तुम्हें गलत बात कर रहे हैं, कोई नया बुक इस टाइम पे अवॉइड करना है, कोई नया टीचर इस टाइम पे अवॉइड करना है, कोई भी निगेटिव चीज जो तुम्हारे मन में आए उसको इस टाइम पे दूर करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैथ्स के लिए मुझे ऐसा लगता है पहले आपने स्टार्ट करना चाहिए और फिर आपने मैथ्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो गया, आई डोंट नो, मुझे हार्ड लगता था, तो अगर वो तुम्हें हार्ड लग रहा है तो उसको सबसे लास्ट के लिए रखो और उसके भी चुनिंदा क्वेश्चन को सॉल्व करना, जितना आया उतना आया, नहीं तो रिस्क ले लेना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई उस बारे में। यस, क्वेश्चन पेपर पे अगर लिखना भी है पेंसिल से लिखना। जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं क्वेश्चन पेपर पे लिखना भी आशी, तो बेटा पेंसिल से लिखना, पेन से मत लिखना। राइट। दूसरा, भाई साहब अनफेयर मीन्स गलती से भी अडॉप्ट मत करना। रिजल्ट या तो विथहेल्ड कर दिया जाएगा या तो तुमको बैन कर दिया जाएगा। तो वो ये करने की गलती मत करना। और मैं आप सभी को बता दूं, जो आपके आगे पीछे भी बैठा है ना, उसका क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन सीक्वेंस जो है ये बिल्कुल अलग अलग होगा दोस्त। तो उसका पर्टिकुलर एमसीक्यू का तुम्हारा भी आंसर वही होगा, ऐसा नहीं होने वाला। याद है ना तुमको ये? राइट। सर क्वेश्चन है रीड कर सकते हैं ना लॉ के लिए? बिल्कुल रीड करो भाई, बहुत अच्छा कंपाइलेशन है, बिंदास रीड कर। राइट, ओके। सर कुछ क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो क्या? अब देखो, तुम्हारे पास जब ऑप्शन नहीं है, मैंने तुमको बता दिया तुम्हारे पास निगेटिव मार्किंग है, तो भैया तुम अगर तुक्का भी लगा रहे हो तो सोच समझ के लगाना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग कहीं तुम्हारे पॉजिटिव आंसर्स को लेके ना चले जाए। राइट। सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हमने नहीं किया है तो छोड़ के चले जाओ क्या? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का फटाफट मैराथन देख लो या उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, छोड़ के जाने की हरकतें मत करो। स्पेशली फाउंडेशन के अंदर में तो बिल्कुल नहीं, जहां पे इतने सारे क्या आ रहे हैं, रिजल्ट डेंजरस आ रहे हैं, तो ये गलती यहां पे मत करो, मुझे ऐसा लगता है। सर एग्जाम के बीच में वॉशरूम जा सकते हैं क्या? देख बेटा, नेचर्स कॉल को आईसीएआई भी नहीं रोक सकता, तो बिंदास जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेक श्योर करना टाइम पास ना करो। राइट। सर मैथ्स में रफ के लिए पेपर लेके जा सकते हैं क्या? जरूरत ही नहीं है, आपको वहां पे रफ शीट मिलती है, आप उसके अंदर में कर सकते हो। आप सेपरेटली अपने कोई पेपर लेके मत जाओ। डन, ओके। सर डू यू सजेस्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन वी डोंट नो? तुक्का? मेरे हिसाब से नहीं। ये सब एंड में देखना, जिस चीज को पहले श्योर हो पहले लिखना। जरूरी नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन पहले लिखा जाए, आप हो सकता है लास्ट क्वेश्चन के ऊपर कॉन्फिडेंट हो वो पहले लिखो। समझ में आ रहा है? सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करना है। उल्टा, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप बाद के क्वेश्चन पहले कर लो, पहले क्वेश्चन को बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। डन है जी। और बताओ, डर लगता है ना? बहुत ज्यादा डर लगता है ना? मत डरो, कुछ नहीं होता। यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन, राइट। तुम डर करके ना कभी जीत नहीं पाओगे। डर लगना चाहिए, हाँ, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, डर जरूर लगना चाहिए, पर आपने डरना नहीं है। इट्स ओके, जो होगा अच्छा होगा, जैसा करेंगे अच्छा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लड़के तो आएंगे, है ना जी। चलिए, आई थिंक ये काफी हुआ। ऑल द बेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। आप अपना पूरा का पूरा ध्यान रखें, कोई डाउट है तो फिर भी पूछ लेना, कमेंट कर देना, ट्राई करूंगा उसको रिस्पॉन्ड करने का, बट हाल फिलहाल में आप अपनी एग्जाम के ऊपर ध्यान दो। यस और नो मालिक? थैंक यू सो मच।